हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान पाठशाला पर। कैसे हो साथियों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। आपके घर परिवार में भी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान जीके की क्लास, जो 50 सवाल की क्लास है। ये 50 पर्सन होंगे इस क्लास में से। आपको 50 में से कम 45 प्लस तो सही करने ही करने हैं। 45 प्लस सही होने पर ही आपकी तैयारी बेहद है। साथियों, आपको क्लास के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना कि 50 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं। और जो भी साथी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर करें। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल के परिवार में, आपके परिवार में शामिल होने का कष्ट जरूर करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो साथियों, चलते हैं अपने क्लास की ओर। साथियों, क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतलरा बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? नेतलरा बरतार राजस्थानी के लोकगीत गाए जाते हैं, उसमें ये किनके संदर्भ में है? क्या हड़बू जी के हैं, पाबू जी के, रामदेव जी के या तेजा जी के? तो साथियों, आप सभी को ही पता होगा नेतलरा बरतार है जो ये रामदेव जी के लिए गाए जाते हैं। नेतलरा बरतार रामदेव जी से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी, नेतलरा बरतार मतलब इनके पत्नी का नाम था जो नेतल था। नेतल के बरतार मतलब ये पति नेतल के रामदेव जी हैं। ऑप्शन सी सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या गोगा जी? तो साथियों, जहार पीर है जो जहार पीर को गोगा जी को जाना जाता है। जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, अलवर की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की जो लोक देवी है उसके रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? मतलब कि अलवर की लोक देवी कौन है? सुगाड़ी माता, संचियाई माता, जिलानी माता या तटियाली माता? तो साथियों, अलवर की जो लोक देवी है वो जिलानी माता है। अलवर की लोक देवी कौन है? जिलानी माता का अलवर की लोक देवी के रूप में विख्यात है। इन्हें मान्यता प्राप्त है अलवर क्षेत्र से। ऑप्शन सी इसी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि लाछा गुजरी की गायों चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की? लाछा गुजरी की जो गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? कि रामदेव जी ने, पाबू जी ने, गोगा जी ने या तेजा जी ने? साथियों, अगर इसमें से एक सवाल और बनता है कि गांव गो रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, गो रक्षक देवता में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? उसमें पाबू जी भी आएंगे, गोगा जी भी और तेजा जी भी आएंगे। ये तीनों गो रक्षक देवता हैं। ऑप्शन इसी का मतलब तीन ऑप्शन दे के उपरोक्त सभी होगा तो इसी में ये तीनों गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो साथियों, गुजरी की गायों चोरी होने पर कौन से लोक देवता की सहायता, किस लोक देवता ने सहायता की थी? आप कमेंट करके जरूर बताएं कि गुजरी की गायों को चोरी हो जाने पर तेजा जी ने उनकी सहायता की थी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तेजा जी ने गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर लाछा गुजरी की इन्होंने सहायता की थी। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, निम्न में से असत्य कथन को पहचानना है। असत्य कथन को पहचानिए आप कि लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म पोखरण के पास रुणेचा ग्राम में हुआ था। पहले स्टेटमेंट गलत आ गया इसमें। बाबा रामदेव को हिंदू कृष्ण के अवतार और मुस्लिम रामचा पीर के नाम से पूजते हैं, बिल्कुल सही है। हाथ में भाला लिए एक घुड़सवार बाबा रामदेव का प्रतीक है, सही है ये भी। बाबा रामदेव के मेले में 13 ताली नृत्य विशिष्ट आकर्षण होता है, ये भी सही है साथियों। कि रामदेव जी बाबा का जो जन्म है पोखरण के पास रुणेचा में नहीं हुआ था, बल्कि इनका जन्म हुआ था ऊंडू कश्मीर, जैसलमेर में है जो ऊंडू कश्मीर में इनका जन्म माना जाता है। ऊंडू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। इसका ऑप्शन ए गलत है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मतलब कि असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन ए असत्य है। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, लोग निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? इसमें भी सुमिलित करना है।
कि गोगा जी गोगामेडी सुमिलित है, मल्लीनाथ का पिचियाक से हैं या पाबू जी कोलूमंड से हैं या तेजा जी परबतसर से हैं। तो साथियों आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है। तो जैसा कि ये गोगा जी गोगामेडी सही है, पाबू जी कोलूमंड फलोदी से सही है, तेजा जी परबतसर नागौर से सही है। तो मल्लीनाथ जी पिचियाक से संबंधित नहीं है, मल्लीनाथ जी है तिलवाड़ा बालोतरा से। कहाँ से है? तिलवाड़ा बालोतरा से संबंधित रखते हैं मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा बालोतरा। इसका ऑप्शन बी सही और सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, लांगूरिया नृत्य होते हैं, लांगूरिया नृत्य कहाँ किए जाते हैं? या श्रीनाथ जी के मंदिर में किए जाते हैं, या केला देवी के मंदिर में किए जाते हैं, कि खाटू श्याम जी के मंदिर में किए जाते हैं, या जीण माता के मंदिर में किए जाते हैं? तो साथियों लांगूरिया जो गीत है ये केला देवी करौली की जो देवी है केला देवी, इनके मंदिर में किए जाने वाले इनकी आराधना में जो गीत या इनकी आराधना में गीत भी लांगूरिया गाए जाते हैं और नृत्य भी किए जाते हैं। लांगूरिया दोनों प्रकार के लांगूरिया नाम से जाना जाता है नृत्य और गीत को। तो इनकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं और नृत्य किए जाते हैं उन्हें लांगूरिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सही और सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, थोड़ा छोटा है हाँ, कि राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक देवता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? क्या पीपा जी के माता पिता का नाम था, दन्ना जी के था, या जाम्बो जी के, सिद्ध जसनाथ जी के? तो साथियों हंसा देवी और लोहट जी है वो जाम्बो जी के माता पिता का नाम था। जाम्बो जी की माता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहट जी था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जाम्बो जी के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था। याद कर लेना, प्रश्न पेपर में छपने वाला बिल्कुल सवाल है कि किस लोक देवता के रूप के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था या जाम्बो जी के माता पिता का नाम था। इसमें ये भी प्रश्न बन सकता है। तो साथ ही अगला प्रश्न आपके सामने, नेजा है, नेजा क्या है? कि रामदेव जी की पचरंगी पताका है, तलवार के समान एक आयुध है, देवता का चढ़ावा है, या मंदिर का गर्भगृह है? तो साथियों नेजा है जो नेजा ये रामदेव जी की पचरंगी जो पताका है, पांच रंगी जो ध्वजा होती है पांच रंगी, उसे नेजा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इनके जो होते हैं वो मेघवाल जाति के समाज के जो होते हैं भक्त, उनको क्या कहते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है कि मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं रामदेव जी के वो क्या कहलाते हैं, उनको किन नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने कि बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? बांसवाड़ा का जो मानगढ़ धाम है वो किस समुदाय से संबंध रखता है? गुर्जर से, भील से, बनिया से, अहीर से? तो साथियों बांसवाड़ा जो मानगढ़ धाम है, मानगढ़ धाम ये भील जनजाति से संबंध रखता है। ये भीलों से संबंधित क्षेत्र था जहाँ मानगढ़ धाम हुआ था, हत्याकांड हुआ था, भील क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ भीलों की जनजाति अधिक थी पहले। ऑप्शन बी सही और सटीक जवाब हो जाएगा। साथियों कैसे लग रहे हैं आज के प्रश्न कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करे बिना कोई भी नहीं जाएगा साथियों, कमेंट जरूर करना। एक बार कमेंट बताइए कि ऐसे प्रश्न और चाहिए या नहीं चाहिए। तो जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया है तो इस छोटे से परिवार में शामिल जरूर हों ताकि आपको 2025 में नौकरी प्राप्त हो सके। साथियों जीके पूरा तैयार करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे अंत तक, आपका जीके पूरा तैयार करने की हमारी गारंटी है। तो साथी अगला प्रश्न है आपके सामने, जिस साथी भी ने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। ये दो ही चीज़ें मांग रहा हूँ और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो आप शेयर, आपकी मर्जी है, शेयर करना हो तो कर सकते हो, अच्छा लगे कंटेंट तो शेयर भी कर सकते हो। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं?
भील जनजाति है, भील पुरुष के जो लोग हैं वो अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं, ये हमारी भाषा में, तो आपकी भाषा में पता नहीं क्या कहते हैं, हमारी भाषा में तो इसे साफा कहते हैं, साफा के नाम से जानते हैं, पर आपकी भाषा में पता नहीं। तो भीलों को बताना आपके, भीलों को बाल के ढकने के लिए पहनते हैं, जो उसे क्या कहते हैं, या कछाऊ, पगड़ी, पोत्या या पिथोछा। तो साथियों, भील जो अपने बाल को ढकने के लिए जो पहनते हैं सिर पर, वो पोत्या के नाम से जाना जाता है। पोत्या है जो वो सिर पर बालों को ढकने के लिए पहनते हैं। ऑप्शन सी सही और टी का जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कहलाता है। भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? क्या गौरी किया जाता है विवाह के अवसर पर, क्या घेर किया जाता है, या हाथी मना, या नेजा? तो साथियों, भीलों द्वारा नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर वो भी, तो वो हाथी मना नृत्य किया जाता है उनके द्वारा। कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथी मना नृत्य किया जाता है भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर, हाथी मना नृत्य किया जाता है। ऑप्शन सी सही और सटीक जवाब। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, बीजा व माला राजस्थान के किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा व माला है जो राजस्थान के किस जनजाति की शाखाएं हैं? सांसी की, डामोर की, सहरिया की, या कंजर की? बीजा और माला किस जनजाति की शाखाएं हैं? आपको कमेंट में जरूर बताना कि बीजा और माला किस जनजाति की शाखाएं हैं। तो ये सभी सांसी जनजाति है, जो सांसी जनजाति की शाखाएं हैं। ऑप्शन ए सही है इसका जवाब। अगला प्रश्न है साथियों, आपको इसमें से एक और प्रश्न देता हूँ, कमेंट में बताना कि शहरीय जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है? सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है? शहरीय जनजाति है जो सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है, राजस्थान के कौन से ज़िले में निवास करती है? अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? गमेती है जो किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? भीलों के, मीणा के, गुर्जर के, या ग्रासीय के? तो साथियों, आपको बताना है कि गमेती है जो किस जनजाति के लोगों का नेता होता है। गमेती है जो भील जनजाति है ना, भील जनजाति का जो नेता होता है, या अपने बोलते हैं सरपंच, या कुछ भी मुख्य बोलते हैं, गांव में मुखिया बोलते हैं गांव का, उन्हें गमेती, भीलों का जो होता है वो गमेती कहलाता है। गमेती के नाम से उसे जानते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। मीणा समुदाय का जो परंपरागत नेता है वो कौन से नाम से जाना जाता है? भीलों का तो कहलाता है गमेती, और मीणों का क्या कहलाता है? क्या पटेल है, भगत है, कर्मा है, या मुकद्दम है? तो साथियों, मीणा समुदाय का जो है परंपरागत नेता है वो पटेल के नाम से जाना जाता है, उसे पटेल के नाम से जानते हैं। मीणा समुदाय के लोग पटेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसी का भी सही और सटीक जवाब हो जाएगा। साथियों, अगर कोई प्रश्न गलत हो रहा है, तो कोई गलती से टिक हो रहा है, तो आपको कमेंट में ज़रूर बता देना कि इस प्रश्न का ये जवाब नहीं वो जवाब होगा। तो साथियों, मेरे से भी गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौतारा कमायचा लोग कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? चौतारा कमायचा है जो कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? क्या सुशील वाद्य हैं, क्या तत्व वाद्य हैं, क्या अवनद वाद्य हैं, या घन वाद्य हैं? तो साथियों, चौतारा और कमायचा है वो कौन से लोक वाद्य से जुड़े हैं? तो ये चौतारा और कमायचा जो तत्व वाद्य से जुड़े लोकवाद्य यंत्र हैं। ये चौतारा, चौतारा मतलब चार तारा, और कमायचा है ये तत्ववाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी राइट और सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, निम्न में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस नृत्य में
के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या कच्ची घोड़ी में किया जाता है, बम्ब नृत्य में किया जाता है, तेरह ताली नृत्य में किया जाता है, या गवरी नृत्य में किया जाता है? तो साथ ही झांझ जो वाद्य यंत्र है ये कच्ची घोड़ी नामक जो होता है नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य में झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही और सटीक जवाब। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, गवरी देवी जिस गायन शैली से संबंध रखती है? गवरी देवी है जो किस गायन शैली से संबंध रखती हैं? लंगा से, मांड से, तालबंदी से, या ठुमरी से? तो साथियों गवरी देवी है जो ये मांड गायन शैली से संबंध रखती हैं। मांड गायन शैली से संबंध रखने वाली कौन है? गवरी देवी है जो मांड गायन शैली से संबंध रखती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने कि वाद्य यंत्र टामक का संबंध देश 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 क्षेत्र से है। टामक वाद्य यंत्र का संबंध कौन से क्षेत्र से है? कौन से क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है टामक वाद्य यंत्र का? क्या मेवात से किया जाता है, मारवाड़ से किया जाता है, मेरवाड़ा से किया जाता है, या मेवाड़ से किया जाता है? तो साथियों टामक वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन से क्षेत्र में किया जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं कि टामक वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो साथियों टामक जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग मेवात क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? मेवात क्षेत्र में टामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही और सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि वागड़ की मीरा के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? वागड़ की मीरा के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? क्या गौरीबाई प्रसिद्ध है, बमरीबाई, कर्माबाई, या राजमती बाई? तो साथियों वागड़ की मीरा है जो वागड़ की मीरा के रूप में गौरीबाई को जाना जाता है। वागड़ की मीरा के रूप में किसे जाना जाता है? तो गौरीबाई को वागड़ की मीरा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो मांड गायन शैली से अभी अभी प्रश्न आपका आया था, मांड गायन शैली से संबंध रखने वाली है गौरीबाई। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, मोरचंग है साथियों मोरचंग क्या है? चित्र शैली है, या गायन शैली है, नृत्य शैली है, या वाद्य यंत्र है? साथियों आप सभी को पता है कि मोरचंग है जो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। मोरचंग क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है मोरचंग। ऑप्शन डी सही है और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन हैं? क्या पंडित पुरुषोत्तम दास हैं, उस्ताद हिदायत खां हैं, पंडित राम नारायण हैं? पंडित राम नारायण दो बार आ गया, ये इस डी को काट दो। इन तीनों में से बता दो कि पंडित पुरुषोत्तम दास हैं क्या पखावज वादक, उस्ताद हिदायत खां हैं, या पंडित राम नारायण हैं? तो साथ ही पखावज राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज दो वादक हैं वो है पंडित पुरुषोत्तम दास। ऑप्शन ए सही और सटीक हो जाएगा। पंडित पुरुषोत्तम दास है राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक। ऑप्शन ए सही और सटीक जवाब। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? इनमें से तत्ववाद्य नहीं है कौन सा नहीं है? रवाज है, चौतारा है, सतारा है, या जंतर है? तो आप सभी को पता होगा, पहले अपने प्रश्न किया था, चौतारा है जो तत्ववाद्य यंत्र है, रिवाज भी तत्ववाद्य यंत्र है, जंतर भी है जो तत्ववाद्य यंत्र है, बल्कि जंतर सॉरी तत्ववाद्य यंत्र नहीं है, सतारा है जो सतारा ही तत्ववाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन सी इसी का सही जवाब होगा। सतारा है जो कौन से वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? आपको कमेंट में बताना है कि कौन से वाद्य यंत्र की श्रेणी में सतारा आता है। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचिता थे। शास्त्रीय संगीत पर जो रचना है गोविंद संगीत सार के रचिता कौन थे? शास्त्रीय संगीत पर इसने रचना की थी जो नाम है गोविंद संगीत सार शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। इसके रचनाकार कौन थे? क्या देवर्षि ब्रजलाल भट्ट थे, चतुरलाल सेन थे, देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ, या हीरानंद व्यास?
तो साथियों शास्त्रीय शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचिता थे देवर्षि ब्रजलाल भट्ट, जो ये इनके रचनाकार थे। याद कर लेना, परीक्षा में छपने वाला सवाल है कि गोविंद संगीत सार के रचिता कौन है? देवर्षि ब्रजलाल भट्ट। ऑप्शन ए सही और सटीक जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, बेड़च नदी निकलती है, बेड़च नदी राजस्थान से कहाँ से निकलती है? क्या गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है? क्या खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है? क्या नाग पहाड़ से निकलती है? या जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है? तो साथियों बेड़च नदी है, जो बेड़च नदी राजस्थान की गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं, जो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है बेड़च नदी। इसका आगे जाके नाम क्या हो जाता है? आगे जाके नाम इसका हो जाता है आयड नदी। आयड नदी के रूप में आगे जाके विख्यात हो जाती है। बेड़च नदी का दूसरा नाम है आयड नदी। परीक्षा में छपता है ये सवाल। बेड़च नदी को आगे जाकर कौन सा नाम से पुकारा जाता है? तो आयड नदी के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन ए सही और सटीक इसका जवाब हो जाएगा। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है बेड़च नदी। अगला प्रश्न है साथियों आपका कि माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? टोंक, कोटा, दौसा या चूरू? तो साथियों माधो सागर जो बांध है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये आपके है दौसा जिले में स्थित है। माधो सागर बांध कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी सही और सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, मोरेल बांध किस जिले में है? मोरेल बांध है जो किस जिले में स्थित है? मोरेल बांध सवाई माधोपुर में, बीकानेर में, टोंक में या पाली में? तो साथियों मोरेल बांध है, जो मोरेल बांध ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर जिले में स्थित है मोरेल बांध। ऑप्शन ए इसी का भी सही और सटीक जवाब होगा। साथियों कैसे हैं प्रश्न आज के कमेंट में ज़रूर बताना, और कितने सही हो रहे हैं आपके 50 में से ये भी बताना। लेवल के प्रश्न हैं, यही परीक्षा में बार बार छपने वाले सवाल हैं, वही प्रश्न उठा के ले आया हूँ जो परीक्षा में बार बार देखने को मिले हैं। साथियों अंत में ज़रूर बताना कि 50 में से आपके कितने सही हुए हैं। तो जिस भी साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि गजनेर सूरसागर किस जिले में है? गजनेर सूरसागर है जो किस जिले में है? जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या पाली में? तो गजनेर सूरसागर है जो गजनेर सूरसागर ये राजस्थान के कौन से ज़िले में है? तो ये है राजस्थान के बीकानेर ज़िले में स्थित है। गजनेर सूरसागर कौन से ज़िले में? ऑप्शन सी बीकानेर ज़िले में गजनेर सूरसागर स्थित हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल को, माही को, बनास को या कांकणी को? साथियों कामधेनु है जो किस नदी को कहा जाता है? तो कामधेनु राजस्थान की कामधेनु ये चंबल नदी को कहा जाता है। चंबल नदी का दूसरा नाम है राजस्थान की कामधेनु। परीक्षा में छपता है ये सवाल, याद कर लेना। राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी कहलाती है? ऑप्शन ए चंबल नदी राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। माही नदी का उपनाम है वन की आशा, वर्णाशा, वन की आशा, वर्णाशा आदि माही नदी के बनासा नदी के उपनाम हैं। बनासा नदी के नाम है वन की आशा और वर्णाशा आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। तो राजस्थान की जो कामधेनु है ये चंबल नदी को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसी का सही होगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? पूर्णतः जो राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, काली सिंध, माही या बनास? तो साथियों पूर्णतः जो है राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो बनास है। बनास नदी है जो पूर्णतः सबसे ज़्यादा राजस्थान में बहती है। अभी अभी आपको बताया कि बनास नदी का उपनाम है वन की आशा और वर्णाशा आदि इनके नामों से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बजाज सागर बांध है जो किस नदी पर बनाया गया है? सोम नदी पर, माही नदी पर, जाखम नदी पर या गंभीरी नदी पर?
तो साथियों कमेंट में ज़रूर बताएं कि बजाज सागर बांध है जो किस नदी पर बनाई गई है। तो आपको ये नाम भी सुना होगा कि माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध यानी माही नदी पर बांध बनाया गया है। ये पूरा नाम याद कर लेना, माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो माही नदी पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सोम नदी को, जाखम नदी को, बनास नदी को या लूनी नदी को? तो साथियों मारवाड़ की जो गंगा है, मारवाड़ की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? वो कहलाती है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट और सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने कि कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गांधीनगर गुजरात से है, राजसमंद से है, या बाड़मेर से, या पाली से? साथियों कोठारी नदी का जो उद्गम है वो राजस्थान में कहाँ से है? राजस्थान से, इतना बता देता हूँ, राजस्थान से है। तो राजस्थान में कहाँ से है? राजस्थान में है, राजसमंद जिले से निकलती है कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी है? ये कमेंट में ज़रूर बताएं। कोठारी नदी किस सभ्यता के किनारे हैं? ऑप्शन बी इसी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, परचा बावड़ी स्थित है। परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? क्या सिरोही में स्थित है, पाली में, रामदेवरा में, या राजसमंद में? साथ ही परचा बावड़ी है जो कहा जाता है कि रामदेव जी के द्वारा ऐसे शक्ति से इसे खोदा गया था। परचा हुआ था यहाँ पर, परचे के द्वारा इसे खोदा गया, बनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, रामदेवरा में है जो परचा बावड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने कि निम्न स्थलों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही है? सही है पूछा है। साथ ही युग्म वाले प्रश्न आपको 2-3 परीक्षा में 2-3 प्रश्न तो आपको इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। ये हर बार एग्जाम में छपते हैं। युग्म मिलान या उसमें से गलत बताना या मिलान करना होता है, ये आपको परीक्षा में दिखते हैं। तो साथ ही इसमें से आपको सही बताना है कि युग्म सही है जैसलमेर मेहरानगढ़, जोधपुर जूनागढ़, शेरगढ़ कोसवर्धन, बीकानेर सोनारगढ़। तो साथ ही मेहरानगढ़ है जो मेहरानगढ़ जैसलमेर में नहीं है, मेहरानगढ़ है जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ कहाँ? जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन ए गलत है, जोधपुर जूनागढ़। तो साथियों जूनागढ़ है जो जोधपुर में नहीं है, ये बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में है जूनागढ़, बीकानेर में जूनागढ़ है। कोसवर्धन शेरगढ़, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो बीकानेर सोनारगढ़, सोनारगढ़ किला है वो जैसलमेर में स्थित है। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर स्थित है, बीकानेर में नहीं है। तो इसमें सही बताना है तो सी सही हो जाएगा, शेरगढ़ कोसवर्धन में स्थित है। सॉरी, कोसवर्धन है जो शेरगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने कि गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? गागरोन का किला किस जिले में स्थित है? एकमात्र दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला एकमात्र दुर्ग जल श्रेणी के में आता है। जयपुर वाला जल महल भी जल दुर्ग है। साथ ही गागरण दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से जिले में स्थित है? कि झालावाड़ में है, अजमेर में है, उदयपुर में, या कोटा में? तो साथ ही ये गागरोन है जो झालावाड़ में स्थित है। गागरोन का किला कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला किला है गागरोन दुर्ग। ऑप्शन ए करेक्ट और सही और सटीक जवाब। अगला प्रश्न है साथ ही आपके सामने, अरे क्या हो गया, हो गया। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? कौन सा मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली के रूप में माना जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू को, समधीश्वर मंदिर चित्तौड़ को, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर को? तो साथियों
गुर्जर प्रतिहार शैली का जो मंदिर है वो है सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू बाड़मेर में जो स्थित है, बलोत्रा बाड़मेर में है। ऑप्शन ए सही और सटीक जवाब होगा। गुर्जर प्रतिहार शैली का माने जाने वाला मंदिर है किराड़ू मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर जो किराड़ू में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कि जयपुर नगर की स्थापना के समय है तो मुख्य वास्तुकार कौन था एवं नगर नियोजक कौन था। तो मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ, लालचंद। तो साथियों आप सभी को पता होगा कि जयपुर स्थापना की थी जयपुर शहर की, तो वास्तुकार कौन था। वास्तुकार तो आपका विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन बी इसका सही होगा, विद्याधर भट्टाचार्य। नगर नियोजक भी यही था, विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन बी सही और सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा, कटारगढ़ कौन से दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ कौन से दुर्ग का हिस्सा है। चित्तौड़गढ़ का, गागरोन का, कुंभलगढ़ का या अचलगढ़ का। तो साथियों कटारगढ़ है जो कटारगढ़ ये कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा माना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है कटारगढ़, ऑप्शन सी सही और सटीक जवाब। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि दानव दुर्ग है जो दानव दुर्ग किसके बीच स्थित होता है। दानव दुर्ग किसके बीच स्थित होता है। क्या जंगल के बीच होता है, क्या रेगिस्तान के बीच होता है, क्या जल महल के बीच होता है या पहाड़ियों के बीच होता है। तो साथियों दानव दुर्ग है जो किसके बीच होता है, कमेंट करके जरूर बताएं कि दानव दुर्ग किसके बीच स्थित होता है। तो साथियों यहाँ तक मैं बता दूं कि दानव दुर्ग है जो दानव दुर्ग ये रेगिस्तान में होते हैं। जो दुर्ग है जैसलमेर का किला हो गया, बीकानेर का किला हो गया, जैसे ये रेगिस्तान के बीच जो दुर्ग है वो दानव दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। रेगिस्तान इसका ऑप्शन बी सही और सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने कि एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार है जो कौन था। रामकीर्ति, महेश्वर, गुणभद्र या अमर कवि। तो साथियों एकलिंग जी की जो प्रशस्ति का रचनाकार है वो है महेश्वर है जो एकलिंग प्रशस्ति के रचनाकार माने जाते हैं महेश्वर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महेश्वर है जो महेश्वर ने एकलिंग प्रशस्ति की रचना की थी। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि जमीन का जेवर किस किले को कहते हैं। जमीन का जो जेवर है किस किले को कहते हैं। सोनारगढ़ को, जूनागढ़ को, कोशवर्धन को, गागरोन को। तो साथियों जमीन का जो जेवर है, जमीन का जेवर कहलाने वाला दुर्ग है जूनागढ़ दो दुर्ग बीकानेर का, वो जमीन का जेवर कहलाता है। ऑप्शन बी सही और सटीक जवाब होगा। जमीन का जेवर कहलाता है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर वाला, बीकानेर में स्थित है जूनागढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। तारागढ़ अजमेर राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है, ऑप्शन ए सही है इसका। कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। लूणकरण बीकानेर राजस्थान का राजकोट कहलाता है। जैसलमेर राजस्थान का अंडमान कहलाता है। ये तीनों सही है और बी नंबर है जो बी नंबर ये ऑप्शन गलत है कि कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। कुंभलगढ़ को वेलोर नहीं कहते, वेलोर कहलाता भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला। चित्तौड़गढ़ वाला जो भैंसरोडगढ़ का किला है ना वो वेलोर राजस्थान का कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका कि कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेलोर नहीं कहते हैं। गलत पूछा तो ऑप्शन बी गलत है, इसमें बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि अजमेर के मेगनीज दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ है। अजमेर का जो मेगनीज दुर्ग है इसका निर्माण किस शैली में हुआ है। यूनानी शैली में, अफगानी शैली में, पंचायतन शैली में या मुस्लिम शैली में। साथियों अजमेर का जो मेगजीन दुर्ग है इसका निर्माण हुआ है मुस्लिम शैली में हुआ है। इसका निर्माण किस शैली में हुआ है। मुस्लिम शैली में इसका निर्माण माना जाता है। ऑप्शन डी इसी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथी आपके सामने विक्रम संवत के किस माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। विक्रम संवत के किस माह में गणगौर त्यौहार है जो मनाया जाता है। चैत के महीने में, वैशाख महीने में, फागुन महीने में या सावन महीने में।
तो साथियों विक्रम संवत है तो चैत के महीने में ये गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है? चैत के महीने में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही और सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि पूर्णिमा डैश 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 पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। कौन सी पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को या माघ पूर्णिमा को? तो साथियों रास पूर्णिमा के रूप में कौन सी पूर्णिमा को जाना जाता है? तो वो है आपकी आश्विन की जो पूर्णिमा है, आश्विन पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सही और सटीक जवाब इस प्रश्न का होगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, तिल चौथ का व्रत किस माह में होता है? तिल चौथ का जो व्रत है किस माह में आयोजित होता है? माघ में, आश्विन में, कार्तिक में या वैशाख में? तो साथियों तिल चौथ का जो व्रत है, तिल चौथ का व्रत होता है आपके माघ महीने में जो है तिल चौथ का व्रत रखा जाता है। माघ महीने में तिल चौथ का व्रत आता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को या आषाढ़ कृष्ण तृतीया को? तो साथियों राजस्थान में बड़ी तीज है जो बड़ी तीज ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया होती है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है तब यहाँ पर बड़ी तीज मनाई जाती है। कहाँ पर? राजस्थान में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि बौद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाया जाता है? बौद्ध पूर्णिमा जो किस माह में मनाया जाता है? वैशाख में, चैत में, फागुन में या कार्तिक में? तो साथियों बौद्ध पूर्णिमा है जो ये वैशाख के महीने में मनाया जाता है। बौद्ध पूर्णिमा कब मनाया जाता है? वैशाख के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो साथियों एक अंतिम प्रश्न रह गया, उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि जिस भी साथी ने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर करें। प्रश्न कैसे लगे आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अधिक जानकारी के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल है राजस्थानी पाठशाला, तो साथियों राजस्थान पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाला बेल आइकन ऑन जरूर करें ताकि हम कोई भी वीडियो किसी भी प्रकार की शिक्षा संबंधी वीडियो डालें तो आपके पास भी नोटिफिकेशन उसका जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुंच सके। तो साथियों यही निवेदन है कि लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते अपने नेक्स्ट अंतिम प्रश्न की ओर। साथियों अंतिम प्रश्न आपके सामने कि किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? कौन सा उत्सव है जिसमें मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं? जन्माष्टमी से, देवउठनी एकादशी से, नवरात्रि से, बसंत पंचमी से? तो साथियों देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादशी जब आती है यहाँ से मांगलिक कार्य है जो वहाँ से प्रारंभ माने जाते हैं कि मांगलिक शुभ कार्य जो प्रारंभ हो जाते हैं देवउठनी एकादशी से। ऑप्शन बी सही और सटीक जवाब होगा। साथियों ये थे आज के हमारे 50%। कैसे लगी आप सभी को? 50 में से कितने सही हुए हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। 50 में से आपके कितने सही हुए हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय भारत।